30,000, 35,000 या 2,65,000 इस तरह के रफ आइडिया में एक अकाउंट नंबर से भेजते हैं कि आपके अकाउंट में ये क्रेडिट होने वाला है, ये लिंक पे आप क्लिक कीजिए। तो आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करते हैं, आप उनके साथ ऑनलाइन आपके पूरे डेटा के साथ जुड़ जाते हैं। उसको नहीं खोलना है। किसी भी त्योहार, अगर दिवाली की बात की जाए या फिर वैलेंटाइन डे की बात की जाए, तो वैलेंटाइन डे के मौके पर युवाओं के एक ऑफर आता है कि आपको जो है बड़े होटलों में रहने की सुविधा है, या फिर बड़े रेस्टोरेंट में रहने की सुविधा है, बिग बाजार में शॉपिंग करने या डी मार्ट में फ्री में शॉपिंग करने की सुविधा है। तो तमाम चीजें उनको जो ऑफर की जाती है, साइबर सेल लगातार ये कह रहा है कि आप इस तरह के किसी भी ऑफर को स्वीकारे नहीं और किसी भी लिंक को इस तरह से खोले नहीं, अन्य किसी की बातें में बहकाव में जाए, क्योंकि इस तरह से चीजें बिल्कुल नहीं है। अगर कोई कंपनी ऑफर करती है तो डायरेक्ट आपको टेलीविजन के माध्यम से या फिर अन्य जो सोशल मीडिया का माध्यम है उसके माध्यम से करेगी, न कि इस तरह से सवालों का जवाब देकर आपको बहकावे में लागी। बिल्कुल, जिस प्रकार से आप जानकारी दे रहे हैं, साइबर सेल के जो ठग हैं वो इतने स्मार्टली खेलते हैं कि उनकी ओर से ये लिंक जो है हर बार ठगी का नया तरीका निकाला जाता है। हर बार सेम लिंक नहीं, कभी त्योहारों के हिसाब से लिंक, और इसके अलावा भी तमाम ऐसे तरीके निकाल लिए जाते हैं कि वो आपके साथ नए नए तरीके से ठगी करते हैं। ऐसे में पुलिस के लिए काफ़ी परेशानी हो जाती है, साथ ही युवाओं के लिए, क्योंकि हालांकि युवाओं को पुलिस की ओर से जागरूक किया जा रहा है फिलहाल, लेकिन बावजूद इसके तमाम मामले सामने आए होंगे और तमाम ऐसे मामले और भी सामने आ सकते हैं कि युवाओं के साथ ठगी हुई। तो ऐसे में किन बातों का खास ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि युवाओं को जागरूक तो किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके इतने स्मार्टली हर बार नए तरीके से ठगी का जो प्रयास किया जा रहा है, उसको लेकर भी साइबर सेल को पहले से 2 गुना और आगे चलना पड़ेगा ठगों से। यदि देखिए, सावधानी है एकमात्र तरीका है, आपको सावधान रहना होगा। आप अगर किसी भी लिंक या फिर अनजान शख्स से इस तरह की चीजें बातें करते हैं या उनके अकाउंट या ईमेल आईडी के द्वारा आदान प्रदान करते हैं, तो किसी भी लिंक को खोले नहीं। दूसरी बात, बैंक अकाउंट को जब आप अपने मोबाइल इंटरनेट से जोड़ते हैं तो आप सावधान रहें कि अपना पिन नंबर जो है वो अपने मोबाइल में सेव न करें, क्योंकि गूगल शेयरिंग जो है, लोग हैकर्स तमाम चीजें वो आपके मोबाइल को हैक करके देख सकते हैं कि आपका पिन नंबर क्या है या आप किस तरह से आपने पासवर्ड को सेव करके रखा है। तीसरी बात है कि जब आप एटीएम में जाते हैं तो क्लोनिंग मशीन इतनी छोटी होती है कि आपको दिखेगा ही नहीं कि इसमें क्लोनिंग मशीन लगी है, और आपके डेटा को चुरा लेते हैं। डेटा चुराने के बाद वो पूरी जानकारी ले लेते हैं कि आपका नाम, एड्रेस क्या है, आप कहाँ रहते हैं और आपका पिन नंबर क्या है। वो सारी चीजें आपके बैंक में अकाउंट में कितने पैसे, यहाँ तक उनको जानकारी मिल जाती है। तो ऐसे में वो अपनी सुविधा अनुसार धीरे धीरे पैसे विड्रॉल कर लेते हैं। अब तो सिर्फ युवाओं का नहीं, बाकी अन्य सीनियर सिटीजन जो होते हैं जिनके मोबाइल में मैसेज आ जाता है वो देख नहीं पाते हैं, खासकर उनको भी अब लोग टारगेट करने लगे हैं कि किस तरह से उनके अकाउंट को हैक किया जाए और उनके अकाउंट से पैसे धीरे धीरे विड्रॉल किया जाए, क्योंकि वो देख नहीं पाते हैं। तो तमाम तरह के जो आईटी क्राइम लगातार अब बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी नजर अब साइबर सेल पे है। बिल्कुल, जो कमी की बात करें, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं, क्लोनिंग मशीन दिख नहीं पाती, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम की कमी तो इसे कहा जा सकता है। और बात ही करें उन सारी ऐप्स की, चाहे गूगल पे की बात करें, पेटीएम की बात करें, फोन पे की बात करें, जो अक्सर युवा यूज कर रहे हैं, तो क्या उनसे किसी प्रकार का संपर्क साधने की कोशिश नहीं की जाती कि आखिर उनके पास जो पासवर्ड की डिटेल्स होती है हर युवा की, वो उन साइबर ठगों तक कैसे पहुंचती है? क्या उसको रोकने का प्रयास नहीं किया जा सकता जिससे कि ठगी कम हो? देखिए, साइबर सेल अब इन्हीं जो बातों को लेकर अब काम कर रही है कि किस तरह से गूगल पे या फिर लिंक के माध्यम से या फिर अकाउंट के माध्यम से या फिर जो है एटीएम क्लोनिंग के माध्यम से किया जाता है। सबसे अहम आपको बात बता दें कि जो लोग अपना एटीएम कार्ड उसको वेस्ट या खराब होकर समझकर फेंक देते हैं, वही एटीएम कार्ड जो है एक दिन लोगों के लिए बड़ी क्रांति का काम करता है। ऐसे में आपको बता दें कि हाल ही में यह पता चला है कि जिस तरह से अपने एटीएम कार्ड को लोग बेकार समझकर, एक्सपायरी समझकर फेंक देते हैं, आईटी के जो क्राइम एक्सपर्ट है उनको उठाते हैं और उस पर क्लोनिंग के द्वारा दूसरी पट्टी लगाकर, दूसरे एटीएम लगाकर आपके ही अकाउंट से पैसे विड्रॉल कर लेते हैं। तो जाहिर तौर पर आपके जो वेस्ट एटीएम है, जो खराब एटीएम है, उसको अगर आपको फेंकना है तो उसको क्रैश करके फेंकना चाहिए, सही तरीके से नहीं फेंकना चाहिए। ये भी एक बड़ी क्राइम की बात है, जिससे साइबर सेल ने जानकारी दी है।
बिल्कुल, जिस प्रकार से आपने जानकारी दी है कि अब ये नया तरीका ठगी का, तो वही मेरा सवाल है कि ठगी के तरीके तो लगातार नए-नए आ रहे हैं सामने। हालांकि युवाओं को सतर्क रहने की जरूरत है, साथ ही आम जनता सभी की बात करेंगे यहाँ पर, सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन बावजूद इसके जो ठगी के मामले हैं, एक-एक करके नए-नए तरीके से ठगी। अब आपने एटीएम कार्ड, हालांकि इस बात की जानकारी, जागरूकता होनी चाहिए कि आपको एटीएम को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके फेंकना है, लेकिन बावजूद इसके जिस प्रकार से ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो साइबर सेल को भी इसमें तत्परता से काम करना होगा और तोड़ पहले ही निकालना होगा। देखिए, साइबर क्राइम जो है लगातार बढ़ते जा रहा है। साइबर सेल बढ़ाया जाए वो उचित नहीं है, लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि साइबर क्राइम आए दिन नए नए तरीके से, नए नए पद्धति से जो है लगातार बढ़ते जा रहा है। एटीएम से लोग पैसे निकाल लेते थे लेकिन किसी को पता नहीं चलता था। आज स्थिति ऐसी है कि एटीएम से पैसे निकालने जाएंगे तो आपको डेटा वहां चुरा लिया जाता है। अब क्लोनिंग मशीन पहले बड़ी हुआ करती थी, अब महज एक चिप रहती है। आपने एटीएम मशीन के नीचे चिप चिपका दिया, वो सारे डेटा उसमें रिकॉर्ड करेगी, बाद में अपने लैपटॉप या मोबाइल में लीजिए, सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से चीजें भी अभी होने लगी है। तो जाहिर तौर पे आपको सावधानी से ही आईटी का जो उपयोग करते हैं या इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करते हैं उसके लिए सावधान रहना होगा। दूसरी बात, आप आपके मोबाइल पे या आपके ईमेल के द्वारा जिस तरह से तमाम ऑफर दिए जाते हैं या बताए जाते हैं कि इस तरह से चीजें करेंगे तो आपको यह फायदा होगा, तो उसको लेकर भी आपको सिर्फ सजग होना पड़ेगा। आपको जानकारी से ज्यादा जरूरत है कि आपको सजगता, आपकी सतर्कता ही आपकी सावधानी है। तो जाहिर तौर पर लोगों को सतर्क खुद रहना पड़ेगा और आसपास के लोगों को भी सतर्क करना होगा। जिस तरीके के मामले सामने आते हैं, आपने खुद इस प्रकार के मामले देखे होंगे कि जो युवा हैं या फिर जो जानकारी जो सृजक रहते हैं, उन लोगों के मामले ज्यादा आते हैं, लेकिन बात करें अगर ग्रामीण क्षेत्रों की या फिर अनपढ़ लोगों की, वो इस ठगी का शिकार बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जी देखिए, आज के डेट में सबसे ज्यादा जो क्राइम की शिकायत आ रही है वो ग्रामीण क्षेत्र से ही आ रही है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में कोई ऑफर आता है या कोई जानकारियां मिलता है, तुरंत उसको खोल के चेक करते हैं, देखते हैं। और यहाँ तक कि साइबर जो क्रिमिनल है उनके फोन आते हैं कि आपका जो है आधार कार्ड मिस हो गया है या आपके अकाउंट को अपडेट करना है या फिर आपका एटीएम एक्सपायरी हो गया है, मुझे अपडेट दीजिए। तो लोग बिना सोचे अपना अपडेट उनको तुरंत देते हैं। अब ऐसे में इधर अपडेट देते हैं और उधर उनके अकाउंट को खंगाल लिया जाता है, पैसे विड्रॉल कर लिया जाता है। तो जाहिर तौर पर 24 घंटे कई राज्य, कई जगह ऐसे हैं जहां लगातार जो है पैसे विड्रॉल तुरंत कर लिया जाता है और बाकायदे उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि साइबर के क्राइम कैसे करना है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जानकारी सामने आती है, खबरें सामने आती हैं, पुलिस को पता होता है इस इलाके में साइबर क्राइम हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर मंसूबे इतने हाई होते हैं साइबर सेल के, या बात करें साइबर क्राइम के, तो वो इतने मंसूबे हाई होते हैं कि पुलिस जो है उन पर रोक नहीं लगा पाती। हालांकि पुलिस को पता होता है, और जब ये जानकारी सामने आ चुकी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग ठगी का शिकार ज्यादा होते हैं, तो उसके बावजूद पुलिस की ओर से या फिर साइबर सेल की बात करें तो पुलिस की ओर से किस प्रकार से उन लोगों को जागरूक किया जाता है, ग्रामीणों को। हालांकि युवा तो समझदार है, पढ़े लिखे हैं, आज के टाइम में पढ़ रहे हैं, जिनकी बात हम कर रहे हैं, लेकिन बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की तो वहां पर जागरूकता अभियान विशेष तौर पर चलाया जाना चाहिए। उसको लेकर क्या कुछ जानकारी, क्योंकि खबरें तो लगातार इस प्रकार की क्राइम की जो बढ़ रही हैं, साइबर क्राइम आती रहती हैं। देखिए हिमांशी, जब साइबर क्राइम नहीं था तो मुंबई पुलिस सारे मामले को सुलझा लेती थी, लेकिन जिस तरह से अब लगातार पूरे देश में साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, मुख्य क्राइम से ज्यादा अब साइबर क्राइम की शिकायतें ज्यादा आने लगी। यही वजह है कि हर पुलिस स्टेशन में अब छोटा मोटा साइबर सेल बनाया जा, खास करके ग्रामीण इलाकों में और बनाया जा रहा है। साइबर सेल बनाने के बाद उनकी बाकायदे साइबर ट्रेनिंग होती है पुलिस की। उस ट्रेनिंग के बाद पुलिस एक साइबर के तहत ही एक टेबल पे बैठती है और सिर्फ साइबर के निपटारा को करती है। तो ऐसे में मुंबई पुलिस हो या फिर देश की अन्य पुलिस हो या सुरक्षा एजेंसियां हो, वो लगातार इस पे काम कर रहे हैं कि साइबर क्राइम से कैसे निपटा जाए। इसके लिए तैयारी जरूर है, लेकिन साइबर क्राइम के जो क्रिमिनल्स हैं या एक्सपर्ट हैं वो इतने एडवांस है, इतने आगे हैं कि पुलिस के पहुंचने से पहले चीजें हो जाती है या खत्म कर देते हैं। तो जाहिर तौर पर एक्सपर्ट जरूर है, लेकिन मुंबई पुलिस या क्राइम साइबर सेल लगातार मामले में लगी है कि कैसे इस मामले को पूरा निपटाया जाए। देने के लिए तो लोगों से यही आग्रह किया जाएगा कि सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ठग जो हैं वो लगातार
नए नए तरीकों से आपको ठगने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको सतर्क रहने की जरूरत है। आपको इस ठगी से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेनी है और इस तरीके के लिंक पर आपको जाकर क्लिक नहीं करना है, ना ही कोई जानकारी आपको साझा करनी है और ना ही आपको इस तरीके की लापरवाही बरतनी है, क्योंकि आपको ऑनलाइन ठगी का शिकार नहीं होना है। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी आपकी जागरूकता ही है। इसी के साथ रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। राजस्थान के जयपुर में 4 दिन बाद बेटे की शादी है और पिता पाकिस्तान में फंसा है, जिसके चलते पिता के वीजा के लिए बेटा सरकारी कार्यालय के चक्कर काट रहा है। पूरा मामला राजस्थान के बाड़मेर जिले के समदड़ी तहसील का है, जहां इस परिवार का एक हिस्सा पाकिस्तान में रह गया और दूसरा हिस्सा हिंदुस्तान का नागरिक बन चुका है। अब घर में शादी है और पिता पाकिस्तान में फंसे हैं। इस पर बेटे ने पिता के वीजा के लिए प्रधानमंत्री से गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार आज से करीब 7 से 8 साल पहले पाकिस्तान के सिंध प्रांत में रहने वाला यह परिवार भारत आ गया था और राजस्थान के बाड़मेर जिले के समदड़ी तहसील में अपने रिश्तेदारों के साथ यहीं बस गया। साल भर पहले सबको भारत की नागरिकता मिल गई, लेकिन इस परिवार का एक सदस्य पाकिस्तान में ही रह गया। पिता कल्याण सिंह सोडा पाकिस्तान में सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके हैं। समदड़ी में पाक से आए परिवार में 16 फरवरी को बड़े बेटे की शादी है। परिवार चाहता है कि पिता इस शादी में शिरकत करे, लेकिन कल्याण सिंह को भारत का वीजा नहीं मिल रहा है। बेटे ने प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय के आगे वीजा दिलवाने की गुहार लगाई है। पिछले वाले में भी बाइट थी सर, साउंड तो उठवा दो बाइट का। सबसे गुहार लगाई है प्रधानमंत्री मोदी तक। मैं ये कह रही थी एक ब्रेकिंग मंगवाई थी मैंने, उस पे खींच लेती मैं 15-20 मिनट। इस पे क्या ही सवाल पूछूं, कितने पूछूं, नहीं मिल रहा है, उसका कोई खुद्दू रिप्लाई खबरों पे नहीं आ रहा है। तो उसके लिए मैं मोदी सरकार से अपील करता रिपीटेशन हो हूं रही है कि वो जल्द से सुन के, जल्द बेचारा। मेरे पिताजी को वीजा मिले और यहाँ पधारने की। तो राजस्थान के जयपुर का ये मामला है। आपको बता दें, राजस्थान के जयपुर में 4 दिन बाद बेटे की शादी होनी है, लेकिन पिता पाकिस्तान में फंसे हैं। पिता का वीजा नहीं लगा है, बेटा लगातार सरकारी कार्यालय के चक्कर काट रहा है। मामला बाड़मेर जिले के समदड़ी तहसील का। बता दें, एक परिवार का हिस्सा पाकिस्तान में रह गया है, दूसरा हिस्सा हिंदुस्तान का नागरिक बन चुका है। घर में शादी है, लेकिन पिता पाकिस्तान में फंसे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए भवानी सिंह हमारे साथ जुड़ गए। भवानी सिंह, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले पूरा मामला विस्तार से बताइए। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बाड़मेर अपने तहसील के अंदर है, समदड़ी अपने तहसील का है। और जो ये परिवार सिंध प्रांत से आया था आज से करीबन 8 साल पहले, और इनके पिता को अपने पाकिस्तान में सरकारी नौकरी करते हैं और उनके भाई और बेटा और माँ और ये सब यहाँ पे आ गई थी इनके साथ में। तो यहाँ पर ये अपने भारत की नागरिकता मिल गई, यहाँ बस गए, घर का मकान बना दिया। अब पिता पाकिस्तान में रिटायर हो गए हैं और बच्चे की शादी है 16 अपने फरवरी को। बच्चे में बिल्कुल वीजा के लिए काफी दुआ लगे, लेकिन वीजा नहीं मिल रहा है। यहाँ के स्थानीय विधायक से भी बात की, उन्होंने भी प्रयास किया, लेकिन कहीं जाकर 16 तारीख से पहले वीजा इनको नहीं मिलेगा। और इन्होंने एक तरफ से इनकार कर दिया है कि अभी ये हालात ऐसे हैं तो वीजा मिलना मुश्किल है। जी, तो 4 दिन बाद बेटे की शादी है, लेकिन पिता पाकिस्तान में फंसे हुए हैं और वीजा नहीं मिल रहा। ऐसे में सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगातार बेटे की ओर से काटे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक वीजा नहीं मिला है, जिसके चलते पिता अपने बेटे की शादी में शामिल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये जरूर देखना है। तो भवानी सिंह, आपसे जानना चाहेंगे, वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी थी 7 से 8 साल पहले, जिसके चलते पिता वहीं रह गए और बाकी परिवार यहां आ गया? क्या परिवार का और कोई सदस्य भी वहां पर है? और आखिर वीजा क्यों नहीं मिल रहा? कितने दिन पहले अप्लाई किया गया था? और वैसे में जब शादी के 4 ही दिन बचे हैं फिलहाल, तो
क्योंकि ये परिवार अपने पिता के वीजा के लिए कम से कम 4 महीने से अप्लाई कर रहा है, लेकिन 4 महीने से अभी तक वीजे के बारे में कोई सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है। और इनके पिता पाकिस्तान में कोई सरकारी नौकरी करते हैं और इनके बेटे इनके अपने कल्याण सिंह जी के बेटे वगैरह ये सब 8 साल पहले भारत आ गए थे अपने रिश्तेदारों के यहाँ, और फिर यहाँ का रहन सहन देखा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से बेहतर है भारत में रहना, तो यहाँ पे ही रुक गए। फिर इनको 1 महीने पहले ही इनको भारत की नागरिकता मिली है और ये चाह रहे हैं कि हमारे पिता को हम पाकिस्तान से यहाँ लाएं और उनको भी नागरिकता दिलवाएं, और क्योंकि वहां पर अकेले वो क्या करेंगे, उनका पूरा परिवार भारत में है, तो इसलिए ये बार बार रक्षा मंत्री से भी गुहार लगा रहे हैं, विदेश मंत्री के पास में भी गए, अब इन्होंने पीएम मोदी से भी गुहार लगाई है, लेकिन कहीं ना कहीं बात नहीं बन रही है। इन्होंने कहा कि हम 4 महीने से इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन स्पष्ट जवाब हमें नहीं मिल रहा है। जी, लेकिन आखिर वीजा मिल क्यों नहीं रहा है, आखिर वीजा लग क्यों नहीं रहा है? क्या जानकारी दे रहे हैं कार्यालय के ऑफिसर कि आखिर वीजा लगने में दिक्कत कहाँ आ रही है? देखिए, इन्होंने वीजे के लिए हर एक अपने कार्यालय गए, यहाँ के डीएम साहब से मिले और आगे जाकर इन्होंने अप्लाई भी की है, लेकिन इनको यही कह रहे हैं कि दोनों भारत और पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं है, इसलिए वीजा भी नहीं मिलेगा, आपको रुकना पड़ेगा। 4 महीने से यही बात सुनने को मिल रही है इनको। तो इनके घर में 16 फरवरी को दरबा सिंह की शादी है, वो चाहता है कि मेरा पिता इसमें आए, शादी में शामिल हो और हमें अपने पिता के दर्शन करने को मिले, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है कि इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि अभी विजय के लिए देरी है, लेकिन इन्होंने कहा एक ही माध्यम है मीडिया से हमारी बात सरकार तक पहुंचाई जाए और बिल्कुल सरकार हमारी बात सुने। जी, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव तो आज से नहीं कब से बरकरार है, और जिस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है आगे भी कुछ सुलझता हुआ मामला दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये तनाव तो यूं ही चलता रहेगा पाकिस्तान के साथ, क्योंकि शुरू से दुश्मन देश पाकिस्तान। लेकिन बात करें अगर वीज़ा ना मिलने की, तो सिर्फ केवल मात्र ये कह देना कि पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध फिलहाल नहीं चल रहे, तो और कुछ पुख्ता बात कही गई हो सरकारी कार्यालय की ओर से? क्या कुछ जवाब दिया जा रहा है इनको? केवल मात्र यही एक जवाब दिया जा रहा है? बिल्कुल, ये अपने हिमांशु में आपको बताना चाहूंगा, इनके पिता जो कल्याण सिंह सोढ़ा है वो पाकिस्तान के अंदर सरकारी नौकरी में कार्यरत थे, अब वो रिटायर्ड हो गए। इन्होंने जो अप्लाई की भारत में क्या मेरे पिता को वीजा दिया जाए, तो वहाँ पे पूरी डिटेल मेंशन करनी पड़ती है कि आपके पिता पाकिस्तान में क्या करते हैं क्या नहीं करता, जिसमें इन्होंने लिख दिया कि सरकारी नौकरी करते हैं। उसके कारण इनको वीजा नहीं दे रहे हैं कि भाई वो पाकिस्तान में सरकारी नौकरी कर रहा है और वो भारत आने की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ से भारत से वीजा इसलिए नहीं मिल रहा है। फिर रही दूसरी बात, एक ही परिवार है, एक परिवार यहाँ रह रहा है कम से कम 8 सालों से, और उसको आपने भारत की नागरिकता दे दी और यहाँ का नागरिक बना दिया, तो वो भी तो इनके ही परिवार के हिस्से हैं, वो वहाँ नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आ रहे तो भारत में हैं, वीजा लेकर आ रहे हैं, कुछ दिन रहेंगे वापस चले जाएंगे। इस परिवार ने ये नहीं कहा कि मेरे पिता को भी नागरिकता दे, वो बात की बात है, यहाँ आने के बाद में जो सरकारी जो होंगे रूल्स उसकी पालना होगी, लेकिन इसके कारण सरकारी नौकरी पाकिस्तान में कर रहे हैं, इसलिए इनको ये सबसे बड़ी वजह ये है, इसलिए वीजा नहीं मिल रहा है। जी, ठीक है, तो सबसे बड़ी वजह जो अभी आपने बताई वही है कि आखिर भारत अगर आना चाहते हैं तो भारत की नागरिकता लेकर आ सकते हैं, लेकिन वीज़ा केवल मात्र कुछ दिन शादी में आने के लिए इसलिए नहीं दिया जा रहा है। तो ये साफ तौर पर, तो ऐसे में परिवार का क्या कुछ कहना है कि आखिर भारत की नागरिकता वो क्यों नहीं लेंगे या कब लेंगे, या फिर कहीं हो सकता है ये भी वापस पाकिस्तान जाए, या फिर वो पाकिस्तान से कब तक उनकी जो नौकरी है सरकारी नौकरी पर वहाँ पर है, तो कब तक वो नौकरी वहाँ पर करने वाले हैं या भारत में आने वाले हैं, इसको लेकर के आगे की कुछ बात बताई है? बिल्कुल, मैं ईमान से आपको बताना चाहूंगा, इनके जो पिता है कल्याण सिंह, जिनको वीजा नहीं मिल रहा है भारत का, वो सरकारी नौकरी पाकिस्तान में रिटायर्ड हो गए हैं और रिटायर्ड हुए काफी समय हो गया है। अब इनके परिवार के अपने ही इनके कल्याण सिंह के बेटे की शादी है दरबार सिंह की 16 फरवरी को, और इन्होंने जो सरकारी दस्तावेजों में मेंशन किया कि मेरे पिता सरकारी नौकरी में कार्यरत थे वहाँ पाकिस्तान में, इसलिए वीजा नहीं मिल रहा है। और इनको ये कहा अगर सरकारी नौकरी में करते हैं, पता नहीं कौन सी नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो मेंशन करना पड़ता है पूरी डिटेल, उसके कारण इनको तकलीफ आ रही है, इसलिए 4 महीने से ये सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। इनका कहना है सिर्फ वीजा दिया जाए, शादी में शर्कत हो जाए,
फिर उसके बाद में उनका वीजा जैसे ही समाप्त होगा वो वापस पाकिस्तान में चले जाएंगे। और रही दूसरी बात भारत की नागरिकता के लिए, तो हम बिल्कुल बात अपने करेंगे, विदेश मंत्री के पास में भी जाके बात करेंगे, पीएम से भी बात करेंगे और स्थानीय विधायकों से भी ये बात कर रहे हैं। लेकिन इनका ये कि कहना है कि हम 4 महीने से भाग रहे हैं, हमें सरकार क्यों नहीं सुन रही, हमें दूसरे नजरियों से क्यों देख रही है। हम पाकिस्तान से थे, पाकिस्तान से आए, यहाँ पे हमें नागरिकता मिली, तो हम तो यहाँ के अब तो यहाँ के वासी हो गए, हम यहाँ के निवासी हो गए। अब पिता है पाकिस्तान में, वहाँ पे रिटायर हो गए, अब वो भी तो है, मतलब हम एक हिंदुस्तान के हिस्से हैं, हम हिंदुस्तान के ये हैं लोग हैं। जहाँ सिंध प्रांत में रह रहे थे, हम सोडा हैं, सोडा राजपूत है तो हम भारत के ही। ये इस परिवार का ये कहना है जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भवानी सिंह ज़्यादा जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल मामला अटका हुआ है, लेकिन सरकारी कार्यालय अपने अनुसार कार्रवाई कर रहा है, अपने अनुसार जांच की जा रही है और उसके बाद देखना यही होगा कि अब पिता जो है वो बेटे की शादी में शामिल हो पाते हैं या फिर नहीं। इसी के साथ रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि छत्तीसगढ़ से आ रही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा 1 फरवरी से शुरू हुआ धरना शुक्रवार को समाप्त हुआ है। दरअसल बीते 12 दिनों से कम्युनिस्ट पार्टी ने जगदलपुर कमिश्नर कार्यालय के बाहर 28 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं का आरोप है कि राज्य में कांग्रेस पार्टी और केंद्र में बीजेपी ने सरकार तो बना ली, लेकिन चुनाव के दौरान किए गए वादों से मुकर गई। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि बिल, नगरनार स्थित स्टील प्लांट का निजीकरण के फैसले का विरोध कम्युनिस्ट पार्टी ने किया। वहीं राज्य सरकार द्वारा बोधघाट परियोजना को पुनः चालू करने का विरोध कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा किया जा रहा है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा युवा बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा झूठा साबित हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी की ये मांग है कि राज्य सरकार चुनाव में किए गए वादों को निभाए और युवा बेरोजगारों को रोजगार दे। ऐसे ही 28 मांगों को लेकर कम्युनिस्ट पार्टी ने जगदलपुर में धरना प्रदर्शन किया और शुक्रवार को कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। मैं किसी नाम पर तो नहीं जाऊंगा कि सुकमा में अगर कोई माओवादी कोई भी प्रेस के सचमुच अगर प्रेस के किसी भी पत्रकार को उन लोगों ने धमकाया है या धमकी दिया है, तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। हम इस धमकी का विरोध करते हैं और ये भी एक सच्चाई है कि कई लोग प्रेस का काम नहीं कर रहे हैं, वो कोई और एजेंडे के साथ काम कर रहे हैं, तो उनके साथ हम खड़े नहीं होंगे। लेकिन प्रेस तो प्रेस होना चाहिए, जो स्वतंत्र होना चाहिए, सबकी बातें आनी चाहिए। तो कई लोग ऐसे हैं जिनका मैं नाम लेकर के क्या बोलूँगा, तो उस तरीके की चीज़ें नहीं होना चाहिए, वन साइड। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं तो भी धमकी देना, चाहे वो पुलिस के पक्ष में काम करे या किसी के भी पक्ष में काम करे, लेकिन जान से मारने की धमकी या धमकाना, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूँ। अगर ऐसा कोई बात होता है तो हम उसका विरोध करेंगे। धरना प्रदर्शन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का, आपको बता दें 28 सूत्रीय मांगों को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके चलते कमिश्नर को ज्ञापन भी सौंपा गया है। केंद्र सरकार के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन, तीनों कृषि बिलों के खिलाफ, बात कांग्रेस की हो या बीजेपी को हो, दोनों को यहां पर घेरते हुए ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। कांग्रेस पार्टी और केंद्र में बीजेपी सरकार ने सत्ता तो हासिल कर ली, चाहे कांग्रेस की पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, दोनों ने चुनाव के दौरान जो वादे किए उनसे मुकर गई है, ये आरोप लगाए गए हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से। और लगातार 12 दिनों तक ये धरना प्रदर्शन चला, जिसके तहत कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया है। तो आपको बता दें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा 1 फरवरी से यह धरना प्रदर्शन शुरू हुआ, जो कि शुक्रवार को समाप्त हुआ। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए एसडी राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसडी राज, आपसे जानना चाहेंगे जो 28 सूत्रीय मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया, उनको विस्तार से बताइए।
जी मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे कि सीपीआई का कार्रवाई है। सीपीआई के जो धरना प्रदर्शन दिया गया था, सीपीआई के बड़े नेता, आला अधिकारी, आला नेता जो है, जो मनीष कुंजाम जी हैं, वो जिला मुख्यालय जगदलपुर में आके कमिश्नर कार्यालय के सामने में 1 तारीख से 12 तारीख तक धरना प्रदर्शन दिया पूरे जी। ग्रामीणों के साथ। और उनका पूरे के पूरे 28 मांगों पे मांग था कि उनका कहना ये था कि जो यहाँ के बस्तर के ग्रामीण हैं, यहाँ के आदिवासी हैं, उनके साथ छल और छपट किया जा रहा है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि बस्तर में जो नगरनार प्लांट लगा हुआ था, नगरनार इस्पात आयरन लगा हुआ था, तो एनएमडीसी का, उसमें उन्होंने कहा गया था, जब प्लांट लगने से पहले वादा किया गया था कि वहां पे सभी को काम दिया जाएगा, नौकरी दिया जाएगा। और उसके बाद जब अब ये बातें उछल के आ रही है कि उस प्लांट को, नगरनार स्टील प्लांट को एनएमडीसी द्वारा बेचा जा रहा है दूसरे कंपनियों को बेचा जा रहा है, तो विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ऐसे ही बोटघाट परियोजना है, बोटघाट परियोजना में कई सारे बहुत गांव पानी में डूब रहे हैं, जो बांध बनेगा उसमें डूब जाएंगे, तो उसमें डूबने के कारण बहुत सारे घर वहां से पिछड़ जाएंगे। तो इसलिए आपको वहां उस मामले को भी लेके, और आपको पता ही होगा बस्तर जो कि नक्सली गतिविधियों में आए दिन लगे रहते हैं, तो यहाँ पे नक्सल घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। तो उसको भी ऐसे बहुत सारे मांग को लेकर, 28 मांगों को लेकर सीपीआई के नेता और सीपीआई के कार्यकर्ता जगदलपुर जिला मुख्यालय के कमिश्नर कार्यालय के सामने 12 दिन तक धरना प्रदर्शन दिया। और उसके बाद इनको जब आश्वासन मिला तो कल इन्होंने अपना धरना वापस लिया। जी। कृषि बिलों का विरोध भी वहां पर देखने को मिला, क्या कुछ मांग उनकी ओर से रखी गई? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, पहला मांग इनका तो नगरनार स्टील प्लांट का था, जो वहां पे काम करने की जो बात कही गई थी, और उसके बाद वहां पे किसी को काम नहीं दिया गया। और दूसरा मांग ये था जल जंगल जमीन, जैसे कि आदिवासियों का जो मांग रहता है, तो यहाँ पे जो उद्योग प्लांट जो और लग रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत ना आए, ऐसी बातें को लेकर भी था। और उसके बाद जब बोटघाट परियोजना जो बांध बन रही है यहाँ पे बारसूर के पास, उसमें भी बहुत सारे गांव बहे जा रहे हैं, तो उसको भी लेकर बहुत सारा ऐसा मुद्दे थे कि इस मुद्दे में भी ग्रामीणों को ये स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि इनको फायदा क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। तो अब इनके बाद जब सीपीआई नेता ने जब उनसे जानकारी ली, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस का सत्ता है और केंद्र में बीजेपी का सत्ता है, और दोनों ही हमारे साथ छल छपट कर रहे हैं और हमारे ग्रामीणों के साथ छल छपट कर रहे हैं। और जो वादा करते हैं चुनाव के समय, और कोई भी वादे का ये पूर्ण रूप से समाधान नहीं करते हैं। चुनाव के समय आते हैं और जरूर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बड़े वादा करते जरूर है, लेकिन उन वादों पे खरे नजर नहीं आते हैं। जी। आश्वासन क्या कुछ दिया गया है फिलहाल सरकार की ओर से, जिसके बाद ये 12 दिन चला धरना समाप्त हुआ? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, 12 दिन का जो धरना था, उसके बाद जब सीपीआई नेता ने जब कल आखिरी दिन जब मुलाकात की आला अधिकारियों से, कलेक्टर, कमिश्नर, इन लोगों से, बाला अधिकारी से जब मुलाकात की, तो इनको ये आश्वासन दिया गया कि आपके जो मांग है, इनको जो 28 मांग है, इनको राज्य सरकार के पास रखा जाएगा, केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। और उसके बाद जब वहां से जो रणनीति आएगी, जो रणनीति बन के यहाँ पे आएगी आपकी मांगों को लेकर, उसके बाद आपको जो भी रहेगा आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो इससे कहकर 1 महीना का समय इन्होंने मांगा है, ये बताया जा रहा है। सूत्रों के द्वारा जानकारी जो मिल रही है, 1 महीने का समय इन्होंने मांगा है, और 1 महीने में इनकी जो मांग है, इसमें कहीं ना कहीं ध्यान देकर इनको इस रणनीति पे वापस लिया जाएगा। जी। तो प्रशासन की ओर से 1 महीने का वक्त मांगा गया है, लेकिन अगर 1 महीने में इनकी मांगों को जो मानने की बात कही गई है नहीं माना गया, तो फिर ये आगे क्या कुछ करेंगे, आगे किस प्रकार से अपने आंदोलन को, धरने प्रदर्शन को जारी रखेंगे, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी दी? जब इस विषय में सीपीआई नेता मनीष कुंजाम जी से बात की गई कि इसके बाद अगर 1 महीने बाद आपका जो है पूरा नहीं होता है, तो उसमें आपको क्या किया जाएगा, ये कहा गया। तो उन्होंने, जब सीपीआई नेता ने ये कहा कि 1 महीने के अंदर अगर हमारी मांगों का पूर्ण रूप से सहयोग नहीं करते हैं शासन द्वारा या प्रशासन द्वारा, तो हमारा फिर से उग्र आंदोलन किया जाएगा और अनशन में भी बैठा जाएगा। ऐसा कर करके मनीष कुंजाम सीपीआई नेता ने वहां पे सभी के सामने, प्रेस वालों के सामने, आला अधिकारियों के सामने ये कहा गया। तो 12 दिन तक जो ये धरना प्रदर्शन चला, जो वक्त लगा 12 दिन का सरकार ने, उसके बाद भी सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही दिया गया और वक्त भी 1 महीने का मांगा गया है। तो ऐसे में बड़ा सवाल तो यहाँ पर यही उठता है, सबसे मेन मांग उनकी क्या थी, फिलहाल किस बात के ऊपर जो है सहमति बनी है?
जी, मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे मुख्य माँग तो ये था कि सीपीएम नेता का सीधा-सीधा कहना ये था कि बीजेपी की सरकार केंद्र में बैठी है और राज्य में कांग्रेस की सरकार है। हमारी सरकार कहीं नहीं है और सीपीआई की सरकार अक्सर ग्रामीणों के साथ ही जुड़े रहती है और ग्रामीणों का सहयोग में रहती है। और इसलिए हम पिछड़े हुए हैं, हम अंदरूनी क्षेत्रों में हमारा कोई ध्यान नहीं देता। ये कहकर सबसे पहला माँग ये था कि जब चुनाव पास आते हैं, चुनाव जैसे ही नजदीक आते हैं तो हमारे पास तो वादे करारे लेके नेता और प्रेरनेता सब पहुंच जाते हैं, लेकिन चुनाव जैसे खत्म हो जाता है तो उसके बाद कोई नेता हमारे पास नहीं आता। ऐसे करके उन्होंने बहुत गुस्से में नजर आए, वहां के ग्रामीण भी बहुत नाराज नजर आ रहे थे। और इस मेन मुद्दा तो यही था कि इनका कि नगरनार स्टील प्लांट जो यहाँ पे बना है एनएमडीसी का, उसमें किसी को भी काम, ग्रामीणों को काम नहीं दिया जा रहा और उस नगरनार स्टील प्लांट को बाहरी दूसरे बड़े जी। कंपनियों को बेचा जा रहा है। इस मामले को लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी नजर आ रही थी। जी, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जो ये 12 दिन धरना प्रदर्शन किया, उस दौरान सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के कार्यकर्ता थे यहाँ या वहां पर ग्रामीण भी काफी संख्या में थे? कितनी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे थे 12 दिन जो धरना चला? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे कि ये जिला मुख्यालय जगदलपुर है। जगदलपुर के वहां पे जगह कम होने के कारण जो यहाँ ग्रामीण बाहर से आए हुए थे, अधिकतर ग्रामीण जो अंदरूनी क्षेत्रों से आए हुए थे, सीपीआई के अधिकारी थे, सीपीआई के कर्मचारी लोग थे, सीपीआई नेता थे। इसमें ये मैं आपको बताना चाहूंगा वहां पे पूरे आदिवासी लैंग्वेज से बात किया जा रहा था। अंदरूनी क्षेत्रों से जो आए हुए थे और उनका खाना रहना पीना इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। तो इसको देखते हुए बहुत बहुत सारे लोग तो आए हुए थे, लेकिन उपस्थित होने के बाद फिर वापस चले गए। तो मैं आपको लगभग बताना चाहूंगा 1000 से 2000 लोग यहाँ पे आए हुए थे पहला दिन जब शुरुआत हुआ था। उसके बाद जब धरने में बैठे थे 200 से 300 लोग धरने में बराबर बैठे हुए थे, लेकिन उनका रुकने की व्यवस्था यहाँ पे दिक्कत हो रही थी, इसलिए इन्होंने वापस कर दिया। और उसके बाद जब आखिरी दिन जब 12 तारीख को जब इन्होंने वापस लिया, इनकी 1 महीना का जब समय दिया गया, इनको आश्वासन दिया गया, तो उस दिन फिर सभी कार्यकर्ता और सभी लोग इन लोग वहां पे पहुंचे और पहुंचने के बाद सभी से बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद सभी ने वापस रैली निकालते हुए वापस गया। तो लगभग इनके पास 1000 के लगभग तादाद में इन लोग आए हुए थे सीपीआई के नेता, और अधिकतर लोग ग्रामीण क्षेत्र के ही थे, शहरी क्षेत्र के बहुत कम ही लोग थे। ग्रामीण क्षेत्र से सभी लोग आए हुए थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो 12 दिनों तक ये प्रदर्शन चला है, आपको बता दें, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा। देखिए, मैं किसी नाम पर तो नहीं जाऊंगा कि सुकमा में अगर कोई माओवादी ने कोई भी प्रेस के सचमुच अगर प्रेस के किसी भी पत्रकार को उन लोगों ने धमकाया है या धमकी दिया है, तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। हम इस धमकी का विरोध करते हैं और ये भी एक सच्चाई है कि कई लोग प्रेस का काम नहीं कर रहे हैं, वो कोई और एजेंडे के साथ काम कर रहे हैं, तो उनके साथ हम खड़े नहीं होंगे। लेकिन प्रेस तो प्रेस होना चाहिए, जो स्वतंत्र होना चाहिए, सबकी बातें आनी चाहिए। तो कई लोग ऐसे हैं जिनका मैं नाम लेकर के क्या बोलूँगा, तो उस तरीके की चीज़ें नहीं होना चाहिए, वन साइड। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं तो भी धमकी देना, चाहे वो पुलिस के पक्ष में काम करे या किसी के भी पक्ष में काम करे, लेकिन जान से मारने की धमकी या धमकाना, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूँ। और फिलहाल राजधानी लाइव स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें ANB न्यूज़। नमस्कार।